हे गाइस, एनिमे एक्सप्लेन विंडो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विलेन सागा एनिमे के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 नवंबर 1002 ईस्वी को उत्तरी इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया एल्ड्रम में वाइकिंग स्नान कर रहे, जैसा कि शनिवार को परंपरागत रूप से होता है। अंग्रेज सैनिक पानी की धारा में मार्च करते हुए बस्ती में घुस जाते हैं और नंगे वाइकिंग्स पर हमला कर देते हैं। अंग्रेज कमांडर अपने सैनिकों को सभी को मारने और बस्ती में आग लगाने को आदेश देता है। बस्ती में सभी को मार दिया जाता है। इधर आइसलैंड में गांव के बच्चे तलवार, ढाल और भाले का अभ्यास कर रहे हैं। थॉरफिन और पेक्सी युद्ध भूमि पर मरे हुए शवों की तरह नाटक कर रहे हैं। थॉरफिन शिकायत करता है कि वह हमेशा जल्दी मारा जाता है। पेक्सी कहता है कि मत्स्यवीर बात नहीं करते, और थॉरफिन कहता है कि वह भी तो हमेशा पहले मारा जाता है। पेक्सी बताता है कि वह वल्हाला में हर दिन मांस खाएगा। वल्हाला वाइकिंग्स का स्वर्ग है, लेकिन थॉरफिन का कहना है कि केवल शक्तिशाली योद्धा ही वहां जा सकते हैं, जिससे उसे लगता है कि क्या उसकी माँ और बहन भी वहां जा सकती है। लेफ एरिक्सन थॉरफिन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वह बर्फ में मरेगा तो बीमार हो जाएगा, और ये कहकर हंसने लगते हैं। थॉरफिन और पेक्सी लीफ के जहाज पर जाते हैं, जहाँ थॉरफिन को पता चलता है कि लीफ कल निकल रहा है। थॉरफिन पूछता है कि लीफ इस बार कहाँ जा रहा है। लीफ कहता है कि वह इस बार नॉर्वे जा रहा है, व्यापार के लिए। लीफ कहता है कि वह रक्स और फर को शराब के साथ बदल सकता है। थॉरफिन भी जाना चाहता है, लेकिन लीफ मना कर देता है। लीफ बताता है कि उसे इस साल के अंत से पहले शराब चाहिए, क्योंकि ग्रीनफील्ड में जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाएगा। थॉरफिन कहता है कि उसके पिता को शराब से ज़्यादा मीट पसंद है, और लीफ से मीट लाने के लिए पूछता है, लेकिन लीफ कहता है कि उसे शराब ही चाहिए। लीफ ने सोचा था कि आइसलैंड में उसे शराब मिल जाएगी, लेकिन उसे उत्तरी सागर को पार करना होगा। लीफ थॉरफिन को एक संदेश अपने पिता के पास पहुंचाने के लिए कहता है। बोलता है कि एक वॉरशिप आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा है। इधर ब्लैक स्मिथ कार्यशाला में थॉर्स एक बर्तन में छेद ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल रहता है। अचानक थॉरफिन आता है और अपने पिता को बताता है कि एक और वॉरशिप उनके गांव की तरफ आ रहा है। इधर घाट पर एक सफ़ेद वस्त्र में योद्धाओं का समूह थॉर्स द ट्रोल से मिलने की मांग करता है। गांव वाले संदेह करते हैं कि वे अपने थॉर्स की बात कर रहे हैं या किसी और की, और ये भी बोलते हैं कि ये सेना तो हाफडन की क्रू से भी अधिक शक्तिशाली है। थॉर्स और थॉरफिन घाट पर जाते हैं, जहाँ थॉर्स खुद को जोम्स वाइकिंग के सामने प्रस्तुत करता है। जोम्स वाइकिंग थॉर्स के सम्मान में झुकते हैं, जिससे गांव वालों की उलझन और बढ़ जाती है। थॉर्स उनके कमांडर का नाम लेकर उसे बताता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी दूर आकर उसे खोजेगा। लोकी कहता है कि वे नॉर्वे अभियान के बाद से नहीं मिले, और उसने सोचा नहीं था कि थॉर्स आइसलैंड के कोने में छिपे होंगे। थॉर्स उसे अपने काम की बात करने को कहता है, लेकिन पहले फ्लोकी लैंड करने की अनुमति मांगता है। थॉर्स के घर पर हैरी, थॉरफिन, यल्वा और अन्य लड़के चुपचाप थॉर्स और फ्लोकी को बातें करते हुए सुनते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में ये आदमी कौन है, जबकि थॉरफिन देखता है कि उसके पिता परेशान लग रहे हैं। फ्लोकी इंग्लैंड द्वारा स्नान कर रहे वाइकिंग्स पर हुए हमले का उल्लेख करता है और कहता है कि डेल्लो में कई डेनिशों की मौत हो गई है। वह यह भी कहता है कि डेनमार्क के किंग स्वेन की बहन प्रिंसेस गुनहिल्ड भी मारी गई। अब राजा अपनी बहन की मौत को इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और फ्लोकी कहता है कि वह और थॉर्स इसका हिस्सा बनेंगे। फ्लोकी कहता है कि जोम्स वाइकिंग डेनमार्क की सेना में शामिल होंगे और इंग्लैंड पर आक्रमण वसंत में शुरू होगा। थॉर्स फ्लोकी से कहता है कि वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, और कि इस छोटे से आइसलैंड गांव को उत्तरी सागर के पार बड़ी देशों के मामलों से कोई मतलब नहीं है। फ्लोकी कहता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमुख सिगवाल्डी ने पूरी जोम्स वाइकिंग्स बेड़े को जोम्सबर्ग लौटने का आदेश दिया है। उसका कोई अपवाद नहीं है, यहाँ तक कि एक पकौड़ा थॉर्स भी नहीं। ये खुलासा सभी को चौंका देता है। फ्लोकी कहता है कि थॉर्स को आने वाली लड़ाई में एक जोम्स वाइकिंग कैप्टन के रूप में भाग लेना आवश्यक है। थॉर्स चुपचाप मीट का कप पीता है, जबकि फ्लोकी कहता है कि प्रमुख उसे एक प्रस्ताव देने में दयालु हैं, और 15 वर्षों बाद थॉर्स एक सम्मान के साथ युद्ध भूमि पर लौट सकता है। फ्लोकी कहता है कि प्रमुख सिगवाल्डी वास्तव में थॉर्स की क्षमताओं की सराहना करता है और उसे वापस चाहता है।
थोर्स फ्लोकी से कहता है कि उसे केवल यह बताने के लिए वॉरशिप लाने की आवश्यकता नहीं थी और गांव वाले इससे डर गए। फ्लोकी हंसता है और कहता है कि शायद थोर्स बहुत बदल गया, या हो सकता है कि इस गांव ने उसे बदल दिया। वह लड़कों की ओर देखता है जो कि उसकी बातचीत को सुन रहे हैं, जिससे वे डर के मारे भाग जाते हैं। इसी बीच बच्चे उत्साहित होते हैं कि वे अपने जीवन में पहली बार युद्ध में लड़ सकते हैं। एरी थोरफिन से कहता है कि वे थोर्स को भर्ती करने के लिए समुद्र पार आए हैं और कहता है कि उसके पिता स्पेशल हैं, जिससे थोरफिन खुश होता है। बच्चे सोचते हैं कि क्या थोर्स उन्हें अपने साथ युद्ध में ले जाएगा। तभी एरी गलती से एक जोम्स वाइकिंग से टकरा जाता है। एरी जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन योद्धा उसे गुस्से से देखता है। थोर्स के घर पर फ्लोकी कहता है कि वह बेबस संदेशवाहक नहीं है और अगर थोर्स युद्ध में भाग लेने से इनकार करता है तो उसका मिशन असफल होगा और कमांडर की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। जब जोम्स वाइकिंग्स क्षेत्र की निगरानी कर रहे होते हैं, फ्लोकी थोर्स को बताता है कि वह बिना कुछ लिए घर नहीं जाएगा। फिर फ्लोकी कहता है कि थोर्स नहीं आए तो वह गांव के सभी लोगों को बंदी बनाएगा। इस स्थिति में थोर्स अपने आप को शक्तिहीन पाता है और उसे गुस्से से देखता है। घाट पर लीफ बच्चों को बताते हैं कि जोम्स वाइकिंग जोम्सबर्ग से हैं, जो वेनलैंड की पूर्व में एक बंदरगाह नगर है। उन्हें नहीं पता था कि थोर्स कभी जोम्स वाइकिंग थे। अरी पूछता है कि क्या वह स्ट्रॉन्ग हैं, तो लीफ बताते हैं कि वे इतने ताकतवर हैं कि वे वेनलैंड के राजा उनसे कभी कर नहीं वसूल सकता। फ्लोकी थोर्स के घर से निकलते हैं और सभी जोम्स वाइकिंग को जहाज पर लौटने का आदेश देते हैं। अरी द्वारा ठोकर खाए जोम्स वाइकिंग अभी भी उसे गुस्से से देखता है। फ्लोकी गांव वालों को बताता है कि वह थोर्स को भर्ती करने आया है और थोर्स को अपना वॉरशिप मिलेगा। वह गांव के बहादुरों को जोम्सबर्ग चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। जोम्स वाइकिंग जाते हैं और फ्लोकी कहता है कि युद्ध भूमि पर फिर मिलेंगे। अरी खुशी से युद्ध की घोषणा करता है और पूरा गांव जश्न मनाता है, लेकिन थोर्स, थोरफिन और लीफ नाखुश हैं। लीफ उदास थोर्स को देखता है। बाद में थोर्स के घर पर थोर्स, लीफ और हेल्गा को फ्लोकी की बातें बताता है। लीफ समझता है कि थोर्स ने क्यों मना नहीं किया, लेकिन थोर्स खुद को दोषी मानते हैं। थोर्स बताते हैं कि पहले वे लोगों को मारकर जीविका चलाते थे, लेकिन एक दिन वह थक गया और युद्ध भूमि से भाग गया। उसे लगा कि उसके द्वारा किया गया मौत का नाटक किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब वे उसे खोज लिए हैं। लीफ कहता है कि वह फिर से ऐसा कर सकता है, लेकिन थोर्स बताते हैं कि अगर वह फिर भागेगा तो गांव वालों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और जोम्स वाइकिंग्स बागियों को कभी माफ नहीं करते हैं। फिर थोर्स कहता है कि उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। बाद में गांव के लोग अपने वॉरशिप्स को डॉक्स पर खींचते हैं, जबकि लीफ एक बैरल पर बैठा देखता है। अरी लीफ से पूछता है कि वह यात्रा के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे। थोर्स ने उन्हें वॉरशिप बेड़े के साथ जाने के लिए कहा है। अरी कहता है कि यह सुरक्षित रहेगा और वे उसकी रक्षा करेंगे। लीफ सोचता है कि हर कोई युद्ध क्यों पसंद करता है। इसी बीच थोरफिन ट्रेनिंग मैच में बाकी बच्चों को आसानी से हरा देता है। बच्चे उसे घेर लेते हैं और एक लड़का झूठे भाले से थोरफिन पर हमला करता है। थोरफिन गुस्से में उस लड़के पर बुरी तरह हमला कर देता है। एक लड़का थोरफिन को नियम तोड़ने के लिए पुकारता है, लेकिन थोरफिन उसे भी पीट देता है। बाकी बच्चे गुस्से में हैं, लेकिन थोरफिन गुस्से में बाहर चला जाता है और खून को पोंछता है। इधर डॉक्स पर थोर्स और अन्य लोग अपने जहाज पर मस्त को जोड़ रहे होते हैं। एक आदमी थोर्स के पास आता है और अपने बेटे की चोटों को देखने के लिए कहता है। थोर्स उसके घर जाकर उसकी बाह की हड्डी टूटी हुई पाते हैं। अन्य घायल बच्चे थोरफिन पर नाराज होकर कहते हैं कि वे उसके साथ खेलना नहीं चाहते। थोर्स को आश्चर्य होता है कि उसके बेटे ने ऐसा किया और वह माफ़ी मांगता है। वादा करता है कि वह उसे डांटेगा। लड़के के पिता इसे एक खेल मानते हैं और थोरफिन की ताकत देखकर प्रभावित होता है। थोर्स गंभीरता से घायल लड़के को देखता है। बाहर अरी को अपने पिता से कवच और हथियार मिलते हैं। सभी बच्चे अपने हथियार दिखाते हैं, जबकि थोरफिन दूर से देखता है। थोरफिन गुस्से में अपनी लकड़ी की तलवार और ढाल को फेंक देता है। यल्वा उसे कहती है कि वह अपनी चीजें न छोड़े और इन्हें अभी उठाए। थोरफिन बताता है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है और स्टोरेज रूम में एक बॉक्स की तलाश करता है। यल्वा पूछती है कि वह क्या ढूंढ रहा है। थोरफिन जवाब देता है कि उसे एक असली हथियार चाहिए। थोरफिन एक पुराना संदूक खोजता है जिसमें उसके पिता का पुराना जोम्स वाइकिंग का सामान है। वह अपने पिता की तलवार को निकालता है और जांचता है, लेकिन तभी थोर्स आकर उसे छुरी की धार से पकड़ लेता है, जिससे वह खून बहाता है। हेल्गा पूछती है कि क्या हो रहा है।
येल्वा केवल स्टोरेज रूम की ओर इशारा करती है। थॉर्स थोरफिन से पूछता है कि वह किसे मारने के लिए हथियार चाहता है। थोरफिन कहता है कि उसके दुश्मनों को। थॉर्स बताता है कि उसके कोई दुश्मन नहीं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थोरफिन इस बात को नहीं समझता क्योंकि उसके पिता खुद कल युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। थोरफिन थॉर्स से कहता है कि वह अब बच्चा नहीं रहा और बाहर भाग जाता है। थॉर्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन थोरफिन युद्ध की तैयारी कर रहे बच्चों के पास से गुजर जाता है। हेल्गा थॉर्स के घायल हाथ का इलाज करती है और थॉर्स हेल्गा को थोरफिन की देखभाल करने के लिए कहता है। सुबह थॉर्स सोते हुए थोरफिन को देखता है और फिर लीफ से डॉक्स पर मिलता है। लीफ बताता है कि आज यात्रा के लिए आदर्श दिन है। थॉर्स सहमत होता है। इसी बीच फरो आइलैंड में कहीं वाइकिंग्स एक क्रिश्चियन भिक्षु पर कुल्हाड़ियाँ फेंक रहे हैं। जो उसकी सिर को बाई हाथ से काटेगा उसे एक पूरा बैरल शराब मिलेगा। लोकी एस्केलेड से कहता है कि उसके लोग गवार हैं, लेकिन एस्केलेड कहता है कि वे क्रिश्चियन से नफरत करते। एस्केलेड आगे कहता है कि उन्हें काम पर लगना चाहिए। लोकी बताता है कि उनकी डील वैसी की वैसी है। एस्केलेड को 100 सिक्के और उसका लक्ष्य जहाज और माल मिलेगा, बस उसे थॉर्स को मारना है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे देखना रोमांचित होगा कि थॉर्स इनसे कैसे बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय।